हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सर हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव लेवल पे ग्रुप 2 में सर हमारा डायरेक्ट टैक्स की हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बताई थी। आज हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ लिखेंगे भी और कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे भी। सबसे पहले लिखना शुरू करिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले तो लिख लेना आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सर, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट से समझेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, समझेंगे डिटेल में एक एक चीज, और एग्जाम के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में से ही हम देखेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो आता है, लिखिए सर, व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है सर? टैक्स जो है वो हमारे पास दो तरीके से होता है। आइए जी लिखना शुरू करिए, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है सबसे पहले। अब सर टैक्स जो है वो दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां दोनों की बात हो रही है। देखिए समझते हैं सबसे पहले तो। देखिए टैक्स का मतलब होता है, समझिए यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी साहब, टैक्स का मतलब होता है जब जबरदस्ती गवर्नमेंट आपसे आपका पैसा छीन लेती है सर? जबरदस्ती, बिल्कुल। ये एक जबरदस्ती होता है, एक हफ्ते की तरह होता है जो आपको देना ही पड़ता है। यानी कि ये कंपल्सरी पेमेंट होती है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है एक तरीके से, कि गवर्नमेंट ने कानून बना के आपसे आपका पैसा ले लेगी। ठीक है, चलिए आइए लिखना शुरू करिए। लिखिए टैक्स, ब्रैकेट में लिख लेना डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लिखिए टैक्स मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मींस कंपल्सरी, कंपल्सरी फाइनेंशियल, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज imposed on taxpayer, imposed on taxpayer by government in order। अच्छा, पैसा क्यों लेती है गवर्नमेंट? इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। भाई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्यों सर? गवर्नमेंट को रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, वो अलग बात है, क्या होता है वो अलग चीज है। पर गवर्नमेंट को सर रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनाने हैं, फिर गवर्नमेंट को चलाना भी है। जैसे कहते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट, जैसे कि आपके ये पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, तो उस एक सेशन को चलाने के लिए कहते हैं 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं, 2.5 लाख रुपए एक सेशन के लिए। ठीक है, तो अब भाई गवर्नमेंट के अपने खर्चे और इंफ्रा बनाना, रोड बनाना, कंट्री को डेवलप करना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा सर? पैसा आएगा जब जनता से वो कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज ले लेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उसको कहा जाता है सर टैक्स। क्या कहा जाता है उसको? टैक्स। देखिए जरा टैक्स क्या होता है, देखो शक्तिमान साहब बता रहे हैं टैक्स क्या होता है। सर देखिए टैक्स जो है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, मींस कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। ये कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज होता है imposed by government on taxpayer, by government, imposed by government taxpayer by government in order to fund government spending। ठीक है, तो ये पूछ रहे शक्तिमान टैक्स क्या है, तो शक्तिमान ने बता दिया भाई सरकारी खर्चे के लिए लगता है टैक्स, जैसे कि हॉस्पिटल बनाने हैं और सरकारी स्कूल, डिफेंस के लिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको टैक्स के बारे में चीज समझ आ गई होगी कि टैक्स क्या होता है। आइए इसी के साथ लिखिए सर कॉन्सेप्ट नंबर 2। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखिए
सर ये तो समझ आ गया टैक्स क्या है, लेकिन ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? यानी कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स तो समझ आ गया सर, कंपलसरी चार्ज है, कंपलसरी गवर्नमेंट हमसे पैसा ले लेगी। आइए लिखना शुरू करिए इसमें। सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स। लिखिए इसमें, when the लेवी, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, इंपोज करना, कि भाई मैंने आप पे लेवी कर दिया, मतलब आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो व्हेन द लेवी, लेवी का मतलब हो गया सर चार्ज ऑफ टैक्स इज मेड ऑन अ पर्सन एंड द सेम person is liable to pay tax। ठीक है सर, क्या मतलब है अभी बताता हूं, आगे लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अभी समझाता हूं दोनों। ठीक है, पहले लिख लो पॉइंट नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स। लिखिए इसमें, वेयर इन टैक्स लेवी, लेवी का मतलब चार्ज, ऑन वन पर्सन बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी but the responsibility of paying tax, to government is on some other person। ठीक है, आओ पहले इसको लिख लो, फिर समझते हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। हालांकि आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। लिख लिया? आइए समझिए जरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा सर, ये पर्सन है, ये हमारे देश का नागरिक है, और हमारे देश का नागरिक जो है, मान लेते हैं ये जॉब करता है, और इस जॉब से इसने इनकम कमाई। क्या कमाई सर? इनकम कमाई। इस जॉब से इसने इनकम कमाई, सैलरी मिली इसको। ठीक है, मान लेते हैं इसने कमाए टोटल 15 लाख रुपए साल भर के। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट, ये कौन है सर? ये है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब मैं बात करूं तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी इसके बारे में भी समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये डायरेक्टली पैसा पे कर देगा, यानी अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, मान लेते हैं इसने टैक्स कितना दे दिया, 1 लाख रुपए का इसने टैक्स दे दिया। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को या फिर डिपार्टमेंट को पैसा पे कर देगा, समझिए, जब ये डायरेक्टली अपनी इनकम में से पैसा गवर्नमेंट को पे कर देगा, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। क्या कहेंगे सर इसको हम? डायरेक्ट टैक्स। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट इज ऑन दैट पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स। यानी कि लाइबिलिटी भी इसी की है और पे भी यही कर रहा है। यानी कि यहां पे दो चीजें होंगी, यहां पे लाइबिलिटी भी इसी की होगी और पेमेंट टू गवर्नमेंट ये करेगा। यानी कि लाइबिलिटी भी इसकी, जिम्मेदारी भी इसकी, दायित्व भी इसका, और
पेमेंट भी यही कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आता है मेनली हमारा इनकम टैक्स और कस्टम, जो हमें पढ़ना है, इनकम टैक्स और कस्टम। तो यही लिखा है, जरा डेफिनेशन पे देखिए, कह रहा है व्हेन द लेवी, यानी जिसपे डाला गया है, जिसपे लाइबिलिटी डाली गई है, ऑफ टैक्स इज मेड ऑन अ पर्सन, जिस पर्सन पे डाली गई है, एंड द सेम पर्सन इज लायबल टू पे द टैक्स, और वही पर्सन लायबल भी होगा उस टैक्स को पे करने के लिए। यानी इसको कहा, मान लेते हैं इसका नाम है रामू, रामू को कहा, रामू तुमने इनकम कमाई 15 लाख रुपए, लाओ हमें जरा इसमें से हमारा शेयर दे दो लाख रुपए एज अ टैक्स, और रामू डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, या ये लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो ये होगा सर हमारा डायरेक्ट टैक्स। इसकी फोटो बना लो फटाफट से, नहीं बनाई है तो, और बना ली है तो अच्छी बात है, बना लिया। चलिए, अब सेकंड वाले केस में इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में है कि पैसा जो पे करेगा, या मैं कहूं जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी किसकी है, इसकी, ये कौन है, मान लेते हैं ये है रामू, ठीक है, ये लो इसके बाल भी बना दिए, फिर कान कहां है, ये कान इसके, ठीक है। रामू की जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की, लेट सपोज इसका टैक्स बन रहा है, मान लेते हैं इसका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपए, ठीक है। अब रामू क्या करेगा, समझो जरा, रामू गवर्नमेंट को पैसे ना देके, रामू गवर्नमेंट को पैसे ना देके इस पर्सन को पैसे देगा। ये कौन है सर, ये है एक दूसरा पर्सन जिसका नाम है राजू। क्या नाम है इसका, राजू। अब समझिए जरा, गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने रामू को कहा कि तुम्हें टैक्स के कितने पैसे देने हैं, 10,000 रुपए, ठीक है। यानी देने किसको है, या मैं कहूं लायबिलिटी किसकी है, सर लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी जो है वो है रामू की, लेकिन इसकी पेमेंट कौन करेगा, सर इसकी पेमेंट करेगा राजू, पेमेंट कौन करेगा, राजू, ठीक है। तो यानी क्या हुआ सर, रामू पैसे किसको देगा, रामू पैसे देगा राजू को, और राजू पे कर देगा गवर्नमेंट को, लेकिन किसके बिहाफ पे, रामू के बिहाफ पे करेगा, ठीक है। यानी पेमेंट करेगा इसकी रामू टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ रामू, ठीक है। जैसे कि सर इसका सिंपल एग्जांपल है, आपको पता है जीएसटी, यानी कि क्या होता है समझिए जरा, ये फोटो बना ली, बना लो इसको। यानी कि होता क्या है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, या फिर जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो आपको पता है जब आप किसी रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स या कहीं पे भी जाते हो, जब आप बिल देखते हो तो बिल पे जीएसटी होता है, 5% का जीएसटी लगता है खाने पे, 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी पढ़ेंगे बाद में। तो अब आपने तो पैसा किसको दिया, सर आपने जब बर्गर खरीदा, आपने बर्गर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, इसको लिखना नहीं क्योंकि इसको तो हमें बाद में पढ़ना भी है। आपने बर्गर खरीदा 100 रुपए का, इस पे आपने 5 रुपए जीएसटी दिए। अब बताओ पैसे कौन पे कर रहा है, सर पैसे आप या मैं पे कर रहा हूं। हम जो गए रेस्टोरेंट में, आप या मैंने कितने रुपए पे करें, सर मैंने कुल मिला के 105 रुपए पे करे, जिसमें 5 रुपए तो बर्गर के, 100 रुपए तो बर्गर के हैं, 5 नहीं, 100 रुपए तो बर्गर के हैं, 5 रुपए जीएसटी के हैं। अब ये जीएसटी के पैसे जाएंगे किसके पास, सर ये जीएसटी के पैसे जाने चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो अब मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना देके, डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना देके मैंने किसको दिए, सर मैंने उस रेस्टोरेंट को पैसे दिए। अब वो रेस्टोरेंट मेरे बिहाफ पे वो पैसा किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये होता है सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सिंपल है कि लायबिलिटी जो होती है पेमेंट की, लायबिलिटी जो होती है टैक्स की, मतलब चार्ज जिस पे करा जाता है वो दूसरा पर्सन होता है, और पेमेंट जो करता है वो दूसरा पर्सन होता है। तो यहां पे ये लिखा है, मेरे साथ साथ देखिए क्या लिखा है, कह रहा है वेर इन टैक्स चार्ज, चार्ज तो करा हमने एक पर्सन पे, चार्ज तो करा हमने एक पर्सन पे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की सर, पेमेंट की, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी और पर्सन के ऊपर होती है। दैट इज अवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बहुत सिंपल है, इजी है, ये तो आपको इतना पता भी होगा। अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए
मेरी बात समझिए जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, देखिए, सरकार या गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती पैसा ले लेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको कंपेल कर रही है किसी चीज के लिए, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि भाई हेलमेट पहन के आप टू व्हीलर चलाओगे, बाइक या स्कूटर चलाओगे, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो क्या होगा? सर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, अब चालान कट जाएगा, लेकिन ये सर ये बात कहीं लिखी भी तो होगी। यानी गवर्नमेंट हमें जब कंपेल करती है किसी चीज के लिए, यानी गवर्नमेंट जब कुछ ऐसा बनाती है कि जो लोग फॉलो करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? सर उसके लिए गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ता है। यानी अगर आपसे गवर्नमेंट कुछ भी कराना चाहती है तो उसके लिए वो क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स के लिए कि गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आपने इनकम कमाई तो आपसे टैक्स ले लेंगे, तो इसके लिए यानी गवर्नमेंट हमको कंपेल कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो चार्ज करा टैक्स, आइए लिखिए, लेवी। लेवी का मतलब चार्ज, याद रखना, वर्ड लेवी लिखा होता है पर लेवी का मतलब होता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स बाय लॉ। यानी कि भाई एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत लिखा गया कि अगर पर्सन इनकम कमाएगा तो टैक्स पे करेगा। और फिर जब वो कानून बन गया, मतलब कानून बन गया, पहले बिल होता है आपको पता है, फिर वो कानून एक्ट बनता है। तो जब वो एक्ट बन गया तो सब पे एप्लीकेबल हो गया। अब सब पे एप्लीकेबल हो गया तो इसका मतलब, सर इसका मतलब जितने भी लोग हैं कंट्री के, उन सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से कानून है, मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। वो जो लॉज हैं हमारे जो हमें पढ़ने हैं, वो है लिखिए 3। कौन कौन से? सर एक पढ़ना है हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इसमें क्या लिखा होता है सर? इसमें लिखा होता है हमारी सारी चीजें, यानी कि ये हमारा मेन लॉ होता है, मेन लॉ गवर्निंग, मेन लॉ गवर्निंग इनकम टैक्स। यानी मेन जो बातें हैं सब इसमें लिखी होती है। ठीक है, उसके अलावा, सर उसके अलावा जो सेकंड है वो है हमारा, लिखिए, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये एक्ट के बाद बना। सर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जब भी जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो कंपनीज एक्ट में आपको पता है कंपनीज एक्ट के रूल्स भी हैं। तो एक्ट में कुछ बातें लिखी होती हैं और प्रोसीजर वर्क जो होता है बहुत सारा, वो कहां लिखा होता है? रूल्स में लिखा होता है। यानी यहां पे होता है सर हमारा प्रोसीजरल वर्क, प्रोसीजरल एंड कंप्यूटेशनल डिटेल्स। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आप ये समझिए कि जब हम पूरा पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स, तो हमें नहीं पता कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में एक्ट की बात कर रहा है या रूल की बात कर रहा है, फाइनेंस एक्ट की। उससे हमारे क्वेश्चन पे या हमारे सोल्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बताऊंगा, और आज की क्लास में आपको मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे प्रिपेयर करूंगा कि अगर आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि भाई मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और वो कैसे चीजें होंगी, तो वो सब हमें सीखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तीसरा क्या है सर? तीसरा है फाइनेंस एक्ट। ये क्यों बनता है सर? फाइनेंस एक्ट 2025 का भी जो हमारे पास चल रहा है, सर ये इसलिए लगता है क्योंकि हमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये होता है सर पास्ड एवरी ईयर, ये हर साल बनाया जाता है। भाई जो भी हमें चेंज करना है, मैं कानून में चेंज नहीं करता, मैं किसके थ्रू चेंज करता हूं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है, फॉर, अभी इसको भी हम समझेंगे बाद में, अमेंडिंग, अमेंडिंग का मतलब होता है चेंज करना है तो पता होगा, फॉर अमेंडिंग एनुअल लॉ। ठीक है,
क्लियर है? तो 3 चीजें मिलके हमें पूरा हमारा इनकम टैक्स बनता है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के रूल्स और फाइनेंस एक्ट। इसके अलावा भी होता है जैसे इनकम टैक्स के सर्कुलर, सर्कुलर अलग चीजें होती हैं। फिर इनकम टैक्स के केसेस, केस स्टडीज होती हैं कि केसेस में क्या हुआ था। फिर इनकम टैक्स के नोटिफिकेशंस आती हैं। फिर इनकम टैक्स के कुछ अलग से मेन तो नोटिफिकेशंस होती है, ये सब चीजें। तो इनको भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन आपका लेवल उतना नहीं है अभी, इंटर पे उस लेवल तक नहीं जाओगे आप। अभी सिर्फ आपको इसी लेवल तक रहना है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स और फाइनेंस एक्ट, ये 3 चीजों पे हमें बात करनी है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो हमने अभी क्या-क्या पढ़ लिया, एक बार अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि भाई टैक्स क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, जब ये शिनचैन अपने टैक्स का पैसा सीधा किसको दे देगा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको दे देगा। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्टली, ये सॉरी, पेड टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है सर, पेड टैक्स इनडायरेक्टली थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जीएसटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये पैसा दे रहा है किसको, कह रहा है हियर द मनी फॉर शॉपिंग नेने, ये नेने को पैसे दे रहा है, और ये आगे किसको पैसे दे देगा, ये पैसे दे देगी हमारे डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे क्या होगा सर, इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि लेवी ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स का लेवी या चार्ज कैसे होता है, 3 तरीके। एक है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, और तीसरा है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलके हमें पढ़ना है। आई, इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी धीरे धीरे समझेंगे चीजें, मतलब इतना तो आपको समझ आ रहा है, बेसिक है। बेसिक समझने के बाद हम बहुत डिटेल में जाएंगे। नोट लिखिए, इन इंडिया कॉमा इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इन नेचर। यानी हमारे पास जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है प्रोग्रेस करना, यानी कि दिस मीन्स हायर द इनकम, हायर द टैक्सेस, द इनकम टैक्स। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बड़े लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, जैसे कि विराट कोहली, आपको पता है विराट कोहली जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। अच्छा, और कौन, अक्षय कुमार बहुत ज्यादा टैक्स पे करता है, शाहरुख खान बहुत ज्यादा टैक्स पे करता है। तो सर ये तो फिर भी छोटे लोग हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर जो मुकेश अंबानी है वो तो बहुत बड़ा है, वो तो और भी ज्यादा टैक्स पे करते होंगे। नहीं करते, नहीं करते। मुकेश अंबानी से ज्यादा टैक्स अक्षय कुमार पे कर देता है। सर ये तो गलत बात है, या ऐसे कैसे हो गया, वो भी समझाऊंगा मैं आपको कि ऐसे कैसे करते हैं। इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, टैक्स नहीं भरता, नहीं भरता टैक्स। जेफ बेजोस, नहीं भरता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर खुद ही प्रेसिडेंट है, टैक्स नहीं भरते। सर तो ये क्यों टैक्स नहीं भरते, बताऊंगा कैसे करते हैं ये काम। इतना समझ आया आपको? ये इंडी लिख दिया, इंडिया होगा, ठीक है। तो इंडिया में क्या है सर, याद रखना प्रोग्रेसिव है, यानी जितनी ज्यादा आप इनकम कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या होता है, गरीब इंसान जो है इंडिया में वो मजे में जिंदगी बिता रहा है, मजे में जिंदगी बिता रहा है। कैसे, राशन फ्री मिल रहा है, कह रहे 80 करोड़, गवर्नमेंट कहती है 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, 130 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, जिसमें से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को तो हम खाना दे रहे हैं, तो खाना फ्री हो गया। फिर गरीब आदमी है तो उसका रहने का कोई मतलब नहीं है, झोगी झोपड़ी डाल के अपना आराम से रह रहा है, कोई किराया उसको देना नहीं है, कोई लाइफस्टाइल उसको मेंटेन नहीं करनी। तो खाने का पैसा बच गया, रहने का पैसा बच गया, ठीक है। पानी मिल ही जाता है फ्री फंड में, कहीं से भी इधर उधर से ले आते हैं। बिजली की जरूरत नहीं है, टाका वाका मार के चला लेते हैं। तो उसका कोई खर्चा तो है ही नहीं, गरीब आदमी का खर्चा कोई है नहीं, इनकम कोई है नहीं, टैक्स उसको देना नहीं है, लेकिन उसको फैसिलिटी सारी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाता है,
और गवर्नमेंट स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं और पार्कों में वो टहलता है, वो सब सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की वो यूज़ करता है, फ्री का खाना वो सब यूज़ करता है। अमीर आदमी जो है या जो इनकम कमा रहा है, तो जितनी ज़्यादा इनकम कमाएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। लेकिन वो जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगा, वो राशन की लाइन में नहीं लगेगा, गवर्नमेंट की उसको कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब क्या है ये समझो कि जितनी ज़्यादा इनकम कमाई उतना ज़्यादा टैक्स आप भरोगे, लेकिन उतनी कम फैसिलिटी आप गवर्नमेंट से लोगे। यानी एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे ले लेती है और जो गरीब है उनमें बाँट देती है। ठीक है? तो वो फ्रीबीज़ और वो सब तो वो सब चीज़ें होती है जो कि गलत है। आइए, तो समझ आया आपको? यहाँ पे बात है ये प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। ठीक है? हायर द इनकम, हायर द टैक्स। आइए मेरे साथ-साथ लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। आइए, लिखिए। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है सर ठीक है, हायर द इनकम, हायर द टैक्सेस लेकिन ये जो टैक्स बनता है मतलब जो कानून आपने बताया ये वाला इनकम टैक्स एक्ट, रूल फाइनेंस एक्ट, ये बनाता कौन है? लिखिए हु लेवी टैक्सेस यानी टैक्सेस के लिए जो कानून है वो किसने बनाए? तो जो पावर है, पावर टू चार्ज या टू मेक लॉ, चार्ज नहीं मेक लॉ ऑफ टैक्सेस। भाई टैक्सेस के लिए कौन कौन कानून बना सकता है? अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो हमारा शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल? सर शेड्यूल 7 की बात अगर हम करें तो शेड्यूल 7 में क्या लिखा है? कौन सा शेड्यूल 7 सर? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके शेड्यूल 7 में कानून के बारे में लिखा है कि कानून कौन-कौन बना सकता है। सर उसके अंदर 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। हाँ सर, कुछ पढ़ा तो है, याद आ रहा है। दूसरा कौन-सा था? सर दूसरा था लेजिस्लेटिव लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट, दूसरा लेजिस्लेटिव लिस्ट और तीसरा क्या था? हाँ, सही कह रहे हो, कॉन्करेंट। तो मुझे बताइए जरा इसमें क्या होता था? सर जो यूनियन लिस्ट होती थी, क्या आप ये लिख रहे हो मेरे साथ-साथ? लिख लो इसको। जो यूनियन लिस्ट होती थी, उसके अंदर वो सारे मुद्दे होते थे जिस पे कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये होता है सर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनकम टैक्स जो है वो किस लिस्ट में है? यूनियन में है, लेजिस्लेटिव या कॉन्करेंट? यानी कि इनकम टैक्स में क्या केंद्र सरकार का कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का, या दोनों का? सर इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा इनकम टैक्स है वो किस में लिखा होगा? इनकम टैक्स की बात जो लिखी होगी वो यूनियन लिस्ट में लिखी होगी। यानी कि यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने की, सीए साहब समझिए जरा, इनकम टैक्स पे कानून बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्योंकि ये कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। कहां लिखा है? यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है? ऐसे ही एक दूसरा कस्टम ड्यूटी जो आपको पढ़ना है, ये भी किसमें लिखा है? ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है समझिए, जितना भी इनकम टैक्स है, वो पूरी इंडिया में से जितना भी इनकम टैक्स है, उसका पैसा जो है किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आता ही है। तो सर लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो बातें लिखी हैं या वो मुद्दे लिखे हैं जिसपे राज्य सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगी? सर स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने कानून होते हैं, जैसे कि
स्टेट एक्साइज। एक्साइज जो है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, जब भी कुछ बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस पे एक्साइज लगती है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रिवेन्यू, पैसा कहां से मिलता है सर? सबसे ज्यादा पैसा मिलता है लिकर से, दारू से, ठीक है, और पेट्रोल से। तो ये जो है लिकर, पेट्रोल, इसकी जो स्टेट एक्साइज है, यानी इस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो समझो जरा, पेट्रोल की बात अगर मैं करूं तो पेट्रोल पे, पेट्रोल का जो मुद्दा है, पेट्रोल का जो है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट अपना लगाती है वो सिर्फ सेंट्रल एक्साइज लगाती है, सेंट्रल एक्साइज। तो सेंट्रल एक्साइज के ऊपर कानून बना, सॉरी स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज बोल रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज तो खत्म हो गया, कुछ चीजों पर रह गया। तो स्टेट एक्साइज जो है, स्टेट एक्साइज जो है, वो ड्यूटी लगाना, वो ड्यूटी लगाना स्टेट का काम होता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, जैसे लोग कहते हैं कि इस स्टेट के अंदर दारू महंगी है, कोई कहता है इस स्टेट में दारू सस्ती है। वो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से, कि कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स कम है तो वहां पे दारू सस्ती हो जाती है, जहां स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स ज्यादा है वहां पे लिकर ज्यादा महंगी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है सर? कॉन्करेंट लिस्ट में होती है पावर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आता है आपका जीएसटी, ठीक है। यानी जीएसटी के कानून के बनाने की पावर, यानी उसमें चेंजेस करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। हालांकि उसमें और भी चीजें पढ़ेंगे कि ऐसे चेंजेस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, अपने आप से चीजें चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। मुझे बताओ, ये बात समझ आ गई? चलिए, तो इसका मतलब सर देखिए यहां पे कि भाई हमारे पास जो टैक्स लगाया गया वो कानून के थ्रू लगाया गया। कानून कौन सा है सर? इनकम टैक्स एक्ट। कानून जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स प्रोसीजर वर्क बताया गया। और तीसरा, हर साल चेंजेस लाने के लिए फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो ये कानून बनाए कैसे सर? ये कानून बनाने की पावर जो है इनकम टैक्स की, सिर्फ इनकम टैक्स की कहा है सर? यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और जीएसटी की कहा है सर? कॉन्करेंट लिस्ट में। आइए जरा आगे मेरे साथ साथ लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। पहले मुझे बेसिक आपको समझाना पड़ेगा ना सारा, तभी तो मैं आगे चल पाऊंगा। तो पहले मैं बेसिक करा दूं आपको सारा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि समझिए जरा, कि जो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, सबसे ऊपर कौन आता है सर? सबसे ऊपर आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जिसको हेड कौन करता है सर? जिसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात होती है। एक्चुअली हमारे पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है। कॉमर्स अलग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम अलग है, ठीक है। मिलता जुलता है थोड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले हेड पे कौन हो गया सर? हेड हो गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंडर आता है, इसके अंडर आता है सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आप प्यार से कहोगे सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यानी सबसे ऊपर कौन हुआ सर? सबसे ऊपर हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मेन हेड है वो क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसको कौन हेड करता है?
सर इसको हेड करते हैं चेयरमैन, हेडेड बाय, यहां पे चेयरमैन होते हैं, प्लस 6 मेंबर अलग से होते हैं। अच्छा सर, ये चेयरमैन कौन होता है? कोई मंत्री होता है? नहीं, चेयरमैन मंत्री नहीं होते। जो यहाँ चेयरमैन है, सीबीडीटी का जो चेयरमैन है, वो आईआरएस ऑफिसर होते हैं। आईआरएस के अंदर होता है कुछ, मेरे ख्याल से 15 या 20 साल या 30 साल की कुछ सर्विस होती है शायद, कि 30 साल बाद, मुझे याद नहीं है, फिर वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेक्रेटरी। तो वो जब सेक्रेटरी बनते हैं तो वो इसके हेड बनते हैं फिर वो, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो गया सर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको बताती है कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है, किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनके अंडर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बता दूं आपको, ये हमारा सेंट्रल, याद है यहाँ पे देखो बार बार सेंट्रल सेंट्रल, मतलब केंद्रीय सरकार की बात आ रही है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट, यानी कि ये भी तो किसी कानून के अंदर बनाया होगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर इसको बनाया गया है। सीबीडीटी को जो बनाया गया है, एक कानून के थ्रू बनाया गया है, उस कानून का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट, ठीक है। उसके अंडर बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि सबसे पहले कौन आया सर? सबसे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री आई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इनके अंडर ही आता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दोनों के ऊपर कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसलिए आप इनकम टैक्स पे भी उनको ही बोलते हुए सुनते हो, और जीएसटी पे भी उनको ही बोलते हुए सुनते हो। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। अच्छा, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के लिए एक बोर्ड बनाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको हेड कौन करता है सर? इसको हेड करते हैं जो आईआरएस होते हैं, जिनकी शायद 30 साल की सर्विस हो जाती है, वो हेड करते हैं, जो इसके चेयरमैन बनते हैं, प्लस इसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है सर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अंडर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। सर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये गवर्नमेंट को रिवेन्यू अर्न करके देता है, पैसा कमा के देता है ये, तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। फिर इसके अंडर कौन आता है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर जो फिर पोजीशन पे आते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद फिर ऑफिसर, उसके बाद फिर ऐसे करके अलग अलग ऐसी हायरार्की चलती है। देखिए जरा, तो सबसे पहले कौन आया सर? अगर मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, बोर तो नहीं हो गए? बहुत ईजी है, देखो मजा भी आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले कौन आता है सर? सबसे पहले आते हैं सर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके अंडर आता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर उसके बाद इनके नीचे आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं, और फिर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी बन के भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। इनकम टैक्स कमिश्नर बनने के लिए तो आपको आईआरएस करना पड़ेगा, मतलब आईआरएस बनना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं। हाँ, दूसरा ये होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी जब धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है, तो वो भी वो कमिश्नर बन जाता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ आ गई आपको? आइए लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब थोड़ी मजे की बात करेंगे। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, वो जो पढ़ रहे हो, इसको ऐसे मत समझो कि एक थ्योरी है या एक चैप्टर है या सब्जेक्ट है, इसको ऐसे पढ़ना नहीं। आपको इनकम टैक्स पढ़ना है कि आपको इनकम टैक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है, कि कल को जब आप सीएस बन जाओगे, या फिर अगर फाइनल में भी हो, और आपका कोई रिलेटिव आपसे आके कुछ इनकम टैक्स के बारे में पूछता है, या वो कहता है कि मेरी इतनी इनकम है, मुझे टैक्स भरना है या नहीं भरना, कि मुझ पे टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, तो आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, और वो पढ़ के आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। या मैं आपसे बहुत सिंपल बात करूं कि आपके पास एक पर्सन आता है, समझिए, और वो कुछ पैसे कमाता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है। अब वो कह रहा है कि मुझे इनकम टैक्स भरना है अपना।
तो क्या मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है? और लग रहा है तो कितना लग रहा है? भरूँ तो कैसे भरूँ? किस दिन पे भरूँ? और कैसे कैलकुलेशन करूँ? तो वो सारी चीजें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? क्या हम किसी के भी ऊपर इनकम टैक्स लगा देंगे? भाई कानून में लिखा होगा ना कि भाई इन इन व्यक्तियों को इनकम टैक्स देना होगा, या इन व्यक्तियों के ऊपर, इन पर्सन्स के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स किस पे लगेगा। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ साथ, व्हाट इज अ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, on whom income tax law is applicable। भाई वो कौन से पर्सन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लग जाएगा? आइए लिखिए मेरे साथ साथ आंसर। सेक्शन, सेक्शन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मन करे तो याद रख लेना, वैसे ना याद करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि सर 2026 वाला चेंज हो गया है, तो ये याद कर लोगे। अब प्रैक्टिकली जब आप फाइनल में जाओगे या फाइनल बात पार करके सीएस बनोगे, तो आपको पुराना वाला तो पढ़ना नहीं है, सेक्शन नए वाले पढ़ने हैं। हाँ बातें लेकिन वही है सारी, बातें वही है सारी, 90% बातें तो वैसे ही है। तो बातें मेन याद रखनी है, प्रोसीजर मेन याद रखना है, लेकिन सेक्शन हमें इसके याद नहीं रखने हैं। ठीक है, चलिए। तो पर्सन कौन होता है? सर लिखिए अ पर्सन, लिखिए इज whom on which income tax is levied। जिस पे इनकम टैक्स डाला जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स का कानून एप्लीकेबल है। इन अदर वर्ड्स, हु मे बी, याद रखना मैंने वर्ड क्या लिखा है, मे बी। वर्ड से मीनिंग बदल जाती है लॉ में, ठीक है। हु मे बी लाइबल टू पे इनकम टैक्स, जिसके ऊपर हमने इनकम टैक्स का कानून लगा दिया, और वो लायबल हो भी सकता है पे करने के लिए। तो कितने पर्सन है? सर हमारे यहां पे जो पर्सन है, 6 टाइप के पर्सन है। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, लिखिए मेरे साथ साथ, सबसे पहले आएगा सर इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल एक सीधा साधा पर्सन होता है, एक हार्ड मास का एक इंसान, उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। जैसे आप हो, मैं हूं, आपके माता पिता, मेरे माता पिता, और भी जो लोग हैं उनको इंडिविजुअल कहते हैं। तो वो इंडिविजुअल क्या है सर? वो पर्सन है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। सर बच्चा, हाँ बच्चा भी इंडिविजुअल है। बच्चा हो सकता है केबीसी में गया, वहां से उसने पैसा कमा लिया, तो वो भी क्या है सर? इंडिविजुअल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, सर उसके बाद आता है दूसरा, कंपनी। सर कंपनी में सारी कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी भी आएगी, पब्लिक कंपनी भी आएगी, ओपीसी भी आएगी, जितनी भी कंपनी आपने पढ़ी है वो सारी इसमें आती है। ठीक है, अच्छा तीसरा, तीसरा है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तो आपने पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि इसको हम कहते हैं प्यार से HUF। ठीक है, इसमें दो होती हैं, एक होती है मित्तशरा और दूसरी दया भागा, पढ़ा है ना? ठीक है, अच्छा चौथी पार्टनरशिप फॉर्म।
अच्छा, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एज पर इनकम टैक्स एक्ट दोनों बराबर हैं। इनकम टैक्स कहता है कि एलएलपी भाई कुछ भी हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, मुझे मतलब नहीं है। एलएलपी और पार्टनरशिप जो है वो दोनों मतलब 1932 और एलएलपी 2008 कह रहा है मेरे लिए दोनों बराबर है। तो ये भी पर्सन है। चौथा, पांचवा, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, और भी जो हमारी लोकल अथॉरिटीज होती है। सर लेकिन ये लोकल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट की होती है ना? हाँ, ये गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाया जाता है, यानी ये भी इनकम टैक्स भरती है। ठीक है। अच्छा, छठा, एओपी। एओपी हम पूरा लिखते हैं जरा आपको, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसको कहते हैं हम एओपी, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको कहते हैं हम बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझो, या एओपी के बारे में समझो क्या होता है कि जॉइंट वेंचर टाइप में समझो कि भाई एक हीरो कंपनी आई, एक होंडा कंपनी आई। हीरो और होंडा कंपनी मिलके, उन्होंने कोई नई कंपनी नहीं बनाई, मान लेते हैं कोई नई कंपनी नहीं बना रहे, हीरो और होंडा मिल गए और जॉइंट वेंचर के नाम से इन्होंने काम करना शुरू करा। पार्टनरशिप भी नहीं करी, ठीक है, ना ही कंपनी बनाई, दोनों मिलके बस काम कर रहे हैं। तो दो पर्सन आके मिले तो उसको कहेंगे हम, दो या दो से ज्यादा पर्सन जब मिलके काम करेंगे, जिनका ना तो इंडिविजुअल है, ना कंपनी है, ना एचयूएफ है, ना लोकल अथॉरिटी है, उनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो उसको नाम दे दिया एओपी। क्या नाम दे दिया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। ऐसे ही जब इंडिविजुअल्स आके मिल जाएंगे कि भाई इंडिविजुअल में, याद रखना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ कौन होगा? इंडिविजुअल, यानी हार्ड मास के लोग होंगे। वो इंडिविजुअल मिलके कुछ काम करते हैं, इंडिविजुअल मिलके कुछ काम करते हैं। अब वो ना तो इंडिविजुअल अलग अलग हैं क्योंकि मिलके इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कंपनी नहीं है, एचयूएफ नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, एलएलपी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो सारे मिलके इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल बन के वो कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मान लो चंदा इकट्ठा करा, चंदा इकट्ठा करके कुछ वहां पे शो करा उन्होंने, उस शो से पैसा कमाया तो इनकम कमा ली। तो अब वो कहा कि भाई ये जो इनकम है ये आपको, इस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और लास्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये होते हैं जो कि बनाए जाते हैं बाय एक्ट इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके इनको बनाया जाता है। यानी आपका जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, अगर वो लोगों से मतलब बच्चों से पैसे लेता है, मेंबर से भी पैसे लेता है, या अपनी कोई प्रॉपर्टीज है वहां से इनकम कमा रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये क्यों पढ़ा हमने, जरा मेरी बात समझिए। ये इसलिए पढ़ा हमने, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि इन सब के ऊपर टैक्स इंप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। यानी समझिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, यानी आप जब प्रोफेशनल बन जाएंगे, समझिए, आप जब प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप जब प्रोफेशनल बन जाएंगे और आपके पास कोई आके कहता है कि भाई मुझे अपना इनकम टैक्स निकलवाना है और इनकम टैक्स भरवाना है, आपसे कंप्यूटेशन भी करानी है, भरवाना भी है, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछोगे कि भाई आप कौन हो? बोलेगा क्या मतलब? आप उससे पूछोगे आप कौन से पर्सन हो? क्या आप इंडिविजुअल हो, या आप अपनी कंपनी का काम लेकर आए हो, या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का लेकर आए हो, या आप एज अ लोकल अथॉरिटी काम कर रहे हो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो। अब वो आपसे पूछेगा भाई इससे क्या मतलब, आपको मैं कौन हूं, आप तो मेरी टैक्स की बात करिए। तो आप उससे कहेंगे देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट है ना, टोटल कितने 60 टाइप के पर्सन है, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मैं किस पर्सन की यहां बात कर रहा हूं, किस पर्सन की मैं टैक्सेशन या कंप्यूटेशन की बात कर रहा हूं। अब वो पूछेगा भाई ऐसा क्यों? तो आप उसको कहोगे कि देखिए, इनकम टैक्स लॉ में है ना 7 पर्सन है और इन सातों के लिए
इनकम टैक्स के कानून में कुछ चेंजेस हैं, मतलब सबकी कंप्यूटेशन टैक्स की अलग-अलग तरीके से होती है। इंडिविजुअल की अलग होती है, कंपनी की अलग होती है, एचयूएफ की अलग होती है। सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं कि आप कौन हो और मैं आपकी टैक्स कंप्यूटेशन इंडिविजुअल में बना दूं और फिर पता चले कि नहीं आप तो कंपनी हो, तो यहां तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कंपनी में तो कुछ चीजें बदल जाती है। फिर अगर आपने मुझे बता दिया कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूं और आपने मुझे बताया नहीं, लेट सपोज आपने मुझे बताया नहीं और मैंने सोचा दो लोग मिलकर आए पार्टनरशिप होंगे और मैंने पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की कंप्यूटेशन बना दी, फिर पता चला आप तो दोनों इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल में तो अलग बनती है। बात समझ आ रही है? यानी कि सबसे पहले तो मुझे अगर किसी की इनकम पे टैक्स निकालना है, जिसको मैं कंप्यूटेशन कह रहा हूं, याद रखना, इनकम पे टैक्स निकालने को मैं क्या कह रहा हूं? कंप्यूटेशन। तो अगर मुझे किसी की इनकम पे टैक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आप कौन हो? क्या आप कंपनी हो? क्या आप इंडिविजुअल हो? क्या आप एचयूएफ हो? क्या आप पार्टनरशिप फर्म हो? आप एलएलपी हो? आप क्या हो? क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही उसकी कंपटीशन होगी। सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो सर ये तो बड़ी दिक्कत बात है, सबके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, लिखिए नोट इन अवर syllabus we shall learn tax computation mainly for इंडिविजुअल। यानी कि आपके कोर्स में मेनली किसकी बात होगी? इंडिविजुअल की। यानी जब भी हम टैक्स की बात करेंगे, आगे जितना भी पढ़ेंगे, किसके लिए बात करेंगे? इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे। यानी आप इंडिविजुअल की टैक्स कंप्यूटेशन निकालना सीखोगे। ठीक है सर, कंपनी के आगे सीखोगे, एओपी की भी बाद में सीखोगे, अभी नहीं। ठीक है, यानी कि आप इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख जाओगे। ठीक है, यानी आपके रिलेटिव आके आपको कहता है कि भाई वो इंडिविजुअल है और वो आपको कहता है कि भाई मेरे टैक्स कंप्यूटेशन बता दो क्या होगा, तो आप ये पढ़ के उसके टैक्स कंप्यूटेशन बता सकते हो, उसका टैक्स भी निकाल सकते हो ये पढ़ के। ठीक है, कंपनी का नहीं कर पाओगे अभी, एलएलपी का नहीं कर पाओगे, पार्टनरशिप फर्म का नहीं कर पाओगे, एचयूएफ का नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? मेनली इंडिविजुअल के लिए। सर ये तो काम इजी हो गया हमारे लिए, कोर्स कम हो गया, बाकी सब नहीं पढ़ना, सिर्फ किसके लिए मेनली पढ़ना है? इंडिविजुअल के लिए। मुझे बताओ अब आपको पर्सन समझ आया? सर पर्सन वो है जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी डाल दी जाएगी, या मैं कहूं जिससे हम टैक्स मांगेंगे। वो अलग बात है वो टैक्स के लिए लायबल होता है या नहीं होता। जैसे कि समझो मेरी बात, कि ये एक पर्सन है जो जिसकी तनख्वाह है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भोला। भोला एक चाय की दुकान पे काम करता है जिसको महीने के 5,000 रुपए मिलते हैं। तो साल भर के कितने हो गए सर? साल भर के हो गए 60,000 रुपए। लिखना मत इसको। साल भर के कितने हो गए? 60,000 रुपए। क्या भोला पर्सन है या नहीं है? सर भोला बिल्कुल पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सर भोला इंडिविजुअल है। क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लग रहा है? बिल्कुल सर, इसके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लग रहा है। क्या ये टैक्स पे करने के लिए लायबल है? नहीं सर, ये टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसकी इनकम बहुत कम है और कम इनकम पे कितनी कम वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मान के चलो 2.5 लाख रुपए, अभी मान के चलो। ठीक है, अभी मान के चलो कितनी? 2.5 लाख रुपए। अभी कितनी मान के चलो? 2.5 लाख रुपए। कि 2.5 लाख तक जिसके पास है गवर्नमेंट उससे पैसा नहीं मांग रही। तो ये तो बेचारा भोला कमाई कितना रहा है? 60,000 रुपए। क्या ये पर्सन है? हाँ। क्या ये इंडिविजुअल है? क्या इस पे टैक्स, इनकम टैक्स लग रहा है? लग रहा है, लेकिन ये लायबल नहीं है क्योंकि इनकम कम है। टैक्स, इनकम टैक्स कानून तो लगा है इसके ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स कानून में ये लिखा हुआ है कि 2.5 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये पर्सन तो है, इंडिविजुअल है, लेकिन टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, लायबल नहीं है। बताओ समझ आया? चलिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। सर ये क्यों बताया आपने? ये इसलिए बताया क्योंकि अगला जो हमें पढ़ना है ये उसके लिए है। चलिए लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7। ठीक है, मेन पॉइंट है, लिखिए हु
इज एन असेसी। सर असेसी, हाँ, ए डबल एस डबल ई, स्पेलिंग ध्यान रखना, ASSESS असेसी कौन होता है? सर असेसी वो होता है, लिखिए आंसर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन है, लिखिए। अ पर्सन, यानी असेसी पहले कौन होगा? असेसी पहले होगा पर्सन, हु इज liable, who is liable to pay income tax or any other sum of money, जैसे कि हो सकता है हम पेनल्टी पे कर रहे हो, इनकम टैक्स में पेनल्टी भी पे होती है, इंटरेस्ट भी पे होता है, ठीक है? तो या तो क्या पे करे वो, इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, या फिर अदर कोई अमाउंट अंडर द एक्ट, जैसे कि इंटरेस्ट या पेनल्टी अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, ठीक है? अब जरा समझिए क्या मतलब हुआ इसका, पहले तो लिख लो और फिर मैं बताता हूं। जैसे ये कौन है सर? ये है एक इंडिविजुअल, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल है। क्या ये पर्सन है? हाँ बिल्कुल सर, ये पर्सन है, ठीक है? इंडिविजुअल है, पर्सन है, और पर्सन में क्या है? इंडिविजुअल। क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स का कानून एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। फिर क्या ये लायबल है टैक्स पे करने के लिए? देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय वाले भोला का, वो भी इंडिविजुअल था, वो भी पर्सन था, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स का कानून लग रहा था, लेकिन वो लायबल नहीं था इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम थी और 2.5 लाख तक आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है? तो उसकी इनकम बहुत कम थी। अच्छा, अब इससे पूछा गया, यानी आपका एक रिलेटिव आपके पास आके कहता है कि क्या मैं एसएससी हूं। अब एसएससी बनने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो पर्सन होना पड़ेगा। आप उससे पूछोगे क्या आप पर्सन हो? अपने रिलेटिव से पूछ रहे हो, मान लेते हैं आपके फूफा जी आ गए, ठीक है? फूफा जी से बड़ा प्यार होता है। फूफा जी आ गए और वो कह रहे हैं बेटा कि मुझे अपना इनकम टैक्स भरना है। तो आप कह रहे हो इनकम टैक्स, पहले तो ये बताओ आप हो कौन? बोले क्या मतलब भी मैं तुम्हारा फूफा जी हूँ? नहीं नहीं, वो बोले, आप कह रहे हो नहीं इनकम टैक्स में क्या हो? कह रहे भाई इनकम टैक्स में क्या हूँ? मतलब इनकम टैक्स में आप पर्सन हो। बोलेगा पर्सन मतलब आप इंडिविजुअल हो, जीते जागते इंसान हो। बोलेगा भाई क्या पागल वागल हो गए, कैसी बातें कर रहे, इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? आप उससे बोलोगे कि देखो उसमें पहले पूछना पड़ेगा कि इंडिविजुअल हो, तो दिख तो रहे हो इंडिविजुअल, अब पता नहीं हो गया, दिख रहे हो तो आप इंडिविजुअल हो, आप पर्सन हो और पर्सन में इंडिविजुअल हो, ठीक है? तो इसका मतलब आपके ऊपर इनकम टैक्स का कानून तो लगेगा। अब आपकी इनकम कितनी है? आप उससे इनकम पूछोगे। अब वो आपको इनकम बता रहे हैं कि इनकम जो है ना मेरी, वो है 10 लाख रुपए की। इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए की साल की। तो अब आप कहोगे कि देखो 2.5 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। 2.5 लाख रुपए तक तो आपसे गवर्नमेंट नहीं मांगेगी, आप लायबल नहीं हो। लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो गई है, इसलिए आप लायबल हो गए हो। तो आपके पास क्या हुआ सर? आप पर्सन बने, पर्सन में इंडिविजुअल बने और आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगा। तो अभी तक तो आप पर्सन रहे, लेकिन अगर आप लायबल भी हो गए टैक्स पे करने के लिए, अगर आप लायबल बाध्य हो गए टैक्स पे करने के लिए, फिर आप कौन बन जाओगे? फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नाम दे देगा और वो नाम दे देगा आपको एसएससी। क्या? एसएससी, ठीक है? वो आपको क्या नाम दे देगा? एसएससी। यानी वो आपको आपसे नाम आपको आपके नाम से ना बुला के किस नाम से बुलाएगा? एसएससी। तो इसलिए हम इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ेंगे बार बार, तो हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे वहां पे? एसएससी वर्ड बार बार लिखेंगे और एसएससी वर्ड पढ़ेंगे। यानी एसएससी कौन होता है सर? एसएससी सिंपल मतलब है जो कि पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, हमारे केस में मैंने इंडिविजुअल लिया है, जो कि एक पर्सन है। और दूसरा वो लायबल है
इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ना कुछ पे करने के लिए, चाहे टैक्स पे करे, चाहे इंटरेस्ट पे करे, चाहे पेनल्टी पे करे, ठीक है? तो पढ़िए जरा डेफिनेशन क्या लिखी मैंने एसएससी की। सबसे पहले कह रहा है कि भाई असेसी होने से पहले आप पर्सन हो गए, पर्सन में कुछ भी हो सकते हो, कंपनी हो सकते हो, इंडिविजुअल हो सकते हो। फिर कह रहा है हु इज लायबल, जो कि लायबल होगा किस लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए या कोई अदर सम मतलब पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करने के लिए अंडर दिस एक्ट, ठीक है? तो फिर आप अपने फूफा जी को बोलोगे कि फूफा जी आप तो क्या बन गए, असेसी। आज इसे हम आपको फूफा जी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, असेसी बोलेंगे, ठीक है? अब उनको असेसी आप नहीं बोलोगे, उनको असेसी कौन बोलेगा, उनको असेसी कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि आप मेरे लिए क्या बन गए, आप मेरे लिए असेसी बन गए, ठीक है? आप मेरे लिए जान नहीं बन गए, आप मेरे लिए असेसी बन गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा आप मेरे लिए जान नहीं असेसी बन गए, ठीक है? क्लियर हुआ असेसी का मतलब? तो असेसी वो हो गया जहां इनकम टैक्स वाले उसे कुछ मांग रहे हैं, यानी सिंपल बात है, इनकम टैक्स वालों के दिल में बस गया ये, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को इससे कुछ ना कुछ लेना है। जो असेसी नहीं है उसको इनकम टैक्स वालों से कोई लेना देना नहीं है। समझ आया? चलिए लिखिए मेरे साथ साथ। जैसे ये कौन है सर, ये हो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है? ये लो, आप अभी पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो इसलिए आपके पास अभी कोई भी इनकम नहीं है। जो भी इनकम मिलती है सर वो पॉकेट मनी की मिलती है, और पॉकेट मनी 2.5 लाख रुपए से कम ही होती है, जिसपे टैक्स नहीं बनता, और 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो भी नहीं बनेगा। क्यों, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, आपकी इनकम तो है नहीं सर, यानी जीरो इनकम है, तो आप पर्सन तो बन गए, क्या बन गए, आप पर्सन तो बन गए, और पर्सन में क्या बने सर, पर्सन में बने इंडिविजुअल, पर्सन में बने सर इंडिविजुअल, ठीक है? लिखिए आगे, बट नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स, but not liable to pay income tax because no income, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ यू आर नॉट असेसी। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिल में नहीं बस पाए, आप उसके असेसी नहीं बन पाए, ठीक है? वहीं दूसरी ओर आपके फूफा जी या आपके माता पिता, ठीक है? फूफा जी, सर बाकी, हाँ बाकी बना रहा हूं, ये लो, इनकी इनकम है, मान लेते हैं इनकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है? क्या ये पर्सन है? बिल्कुल सर, ये पर्सन है। पर्सन में क्या है सर, पर्सन में है इंडिविजुअल। क्या ये लायबल है टैक्स पे करने के लिए? बिल्कुल सर। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, उनके दिल में समा गए, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या बन गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बन गए ये असेसी, असेसी, क्या बन गए, असेसी, ठीक है? आप अब लिख लो इसको। ठीक है, लिखिए, नोट, इन होल इनकम टैक्स एक्ट, कॉमा, वी ऑलवेज रेफर अ पर्सन एज असेसी। हम उसको क्या बोलेंगे, असेसी।
क्योंकि भाई जब उससे कुछ लेना देना है तभी उसको हम असेसी बोलेंगे, मतलब नहीं तो हम उसको बोलेंगे भाई अपने घर जाओ, हम क्यों बुलाए आपको कुछ भी जब हमें आपसे कोई लेना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8। चलिए जी लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8। क्या लिखना है इसमें, आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। लिखिए व्हाट व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। याद रखना ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही है, ये जीएसटी के अंदर बात नहीं हो रही है, जीएसटी में कुछ और चीजें हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए कि होता क्या है, जरा समझिए होता क्या है। एक काम करते हैं, इसका पहले लिखते हैं हम आंसर। लिखिए एज या जनरल रूल होता है इनकम टैक्स में, जनरल रूल। ठीक है, क्या होता है जनरल रूल। ठीक है, लिखिए द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम असेसी। असेसी आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम असेसी। ठीक है, क्या होगा इसमें, लिखिए ऐसे करके द ईयर इन विच, द ईयर इन विच assessee earns income is called previous year, previous year। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए द नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब बिल्कुल उसके बाद में, सब्सिक्वेंट टू प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब जरा समझो बात क्या होती है, ये लिख लिया, इसको लिख लो पहले, लिख लिया। देखिए होता क्या है, जनरल रूल एक ये होता है हमारा कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति यानी पर्सन की बात हो रही है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, यानी एक पर्सन जो है इसको हम कहते हैं कि भाई आप कौन हो, आप हो पर्सन, और पर्सन में कौन हो सर, पर्सन में हो इंडिविजुअल। अच्छा इंडिविजुअल तो हो गए, पर्सन तो हो गए, क्या आप असेसी हो, असेसी कब बनोगे, जब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी या कोई अदर पेमेंट यानी इंटरेस्ट या पेनल्टी की पेमेंट आपको देनी होगी। अब उसके लिए इसकी इनकम देखनी पड़ेगी, तो पता चला कि भाई इनकम के लिए तो इनकम कमानी पड़ेगी। तो ये कहा गया, देखिए ये कहा गया कि देखो हम इसको तब तक एसएससी नहीं बना सकते, यानी तब तक इससे टैक्स के पैसे नहीं मांग सकते जब तक मुझे इसकी इनकम पता ना चले, और इनकम मुझे चाहिए पूरे साल भर की, इनकम चाहिए मुझे पूरे साल भर की। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो था या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो था वो ये कह रहा है कि यार इसको असेसी बनाऊं कैसे, क्योंकि असेसी बनाने के लिए मुझे इस पे इनकम टैक्स लेना पड़ेगा इससे, और इनकम टैक्स लेने के लिए मुझे पहले इसकी इनकम भी पता होनी चाहिए। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला प्रीवियस ईयर का, उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला प्रीवियस ईयर का। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, मान लेते हैं 1/4/25 से लेके, ये अभी लिखना मत, मैं आपको समय दे दूंगा लिखने के लिए, 31/3/26। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया आप एक काम करो, आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी आप पैसा कमा रहे हो, 5 हेड हमने पढ़े, जो भी आप पैसा कमा रहे हो पूरे साल भर में पैसा कमा लो, पूरे साल भर में पैसा कमा लो,
और जब आप पूरे साल भर में पैसा कमा लोगे, फिर हम चेक करेंगे कि आपने पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया, पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया। और उसके अगले साल मुझे बताओ अगला साल कौन सा होगा? सर अगला साल होगा 1/4/26 से लेके 31/3/27, यानी मैं कह सकता हूं 26/27, और ये कौन सा था? 25/26। तो बात समझिए जरा हुआ क्या, इसने 25-26 में तो क्या करा, 25-26 में इनकम को कमाया, और फिर अगले साल उस इनकम पे क्या पे करेगा सर? वो उस इनकम पे टैक्स पे करेगा। तो यानी कि ये होता है मेरा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? प्रीवियस ईयर वो हो गया, हम लिखेंगे अगर इसको, जिस ईयर में इनकम अर्न करेगा, जिस ईयर में इनकम अर्न करेगा। और असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर वो होता है जो प्रीवियस ईयर के बाद होता है, जिस ईयर में वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करेगा। यानी असेसमेंट ईयर हो गया जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देना होता है, टैक्स देना होता है। ठीक है। प्लस जब वो टैक्स देगा, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, जब वो टैक्स पे करेगा तो उसके साथ साथ ही उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी होती है। क्या भरनी होती है? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। रूल ये है कि आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो पहले जितना आपका टैक्स बनता है वो आप पे करोगे, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। यानी सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ही कहेगी कि देखो बेटा, आप जो भी इनकम कमा रहे हो प्रीवियस ईयर में 25-26 प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपनी इनकम कमा लोगे 25-26 की सारी इनकम, तो खुद से उसको जोड़ लेना, खुद से जोड़ लेना, खुद से उसकी कंप्यूटेशन करा लेना, या तो सीए से करा लेना, सीएस से करा लेना, या खुद से कर लेना, जैसे भी आपको खुद से कर लेना, हम चेक नहीं कर रहे। आप खुद से अपनी इनकम बता देना, खुद से चीजें चेक कर लेना, खुद से अपना टैक्स भर देना। और टैक्स भरने के बाद, याद रखिए, टैक्स भरने के बाद हमें जो डिटेल दे देना कि आपने निकाला कैसे, कैसे बनाया, कौन कौन सी इनकम थी, कैसे निकाला, वो डिटेल हमें दे देना। तो वो जब डिटेल दी जाती है, तो वो किस में दी जाती है? आईटीआर में दी जाती है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न में दी जाती है। तो सबसे पहले टैक्स पे होता है, याद रखना, सबसे पहले टैक्स पे होता है, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है। ठीक है। यानी आप रिटर्न तब तक नहीं भर सकते जब तक आपने पूरा टैक्स नहीं भर दिया। अब ये टैक्स निकाला कैसे आपने? आपने खुद से ही अपनी असेसमेंट करी। यानी असेसमेंट क्या हो गया? खुद को चेक करना, खुद को असेस करना। ठीक है। अब किस चीज के लिए चेक करना? चेक करना फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो आपने खुद से अपनी इनकम निकाली, खुद से उस पर टैक्स निकाला, और खुद से बता दिया गवर्नमेंट को, देखो मेरा इतना टैक्स बनता है जो मैंने पे कर दिया, और जो मैंने पे करा वो सारी ये वाली इनकम थी, ऐसे टैक्स निकाला। वो इंफॉर्मेशन हमने डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी। तो उसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। क्या कहा जाता है? सेल्फ असेसमेंट। ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ोगे, बहुत बार इनकम टैक्स में आएगा सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। यानी कि आप बात समझिए कि आपके फूफा जी आपके पास आके कहते हैं, और आप सीएस हो, आपको आके कहते हैं आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, जरा मेरी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बना दो और मेरा कितना टैक्स बनता है ये बता दो। अब आप उनको ये नहीं कहोगे अरे ये क्या मतलब है, खुद से करो, जाके सेल्फ असेसमेंट है खुद करो। नहीं, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि या तो वो खुद कर रहा है या किसी प्रोफेशनल से करवा रहा है। यानी सिंपल मतलब है जहां डिपार्टमेंट चेक नहीं कर रहा, वो ही चेक कर रहा है, असेसी चेक कर रहा है, डिपार्टमेंट चेक नहीं कर रहा। ठीक है। अब वो ऐसे करके क्या करेगा? अपने टैक्स भरेगा। लेकिन सर प्रीवियस ईयर में कमाएगा, मेरी बात समझिए जरा, प्रीवियस ईयर में कमाएगा और अगले साल उस पे क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। तो सर अगले साल टैक्स पे करने की कोई लिमिट भी तो होगी, कोई डेट होगी। बिल्कुल, इसकी डेट होती है इंडिविजुअल की। याद रखना, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिविजुअल की। बाकी लोगों की डेट अलग अलग होती है, जैसे कंपनी की अलग होती है, एओपी की भी इंडिविजुअल वाली होती है, बीओआई की भी इंडिविजुअल वाली। लेकिन हमें किसकी बात करनी है अभी? सिर्फ इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के लिए जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई।
हालांकि ये डेट कभी कभी बहुत टाइम तक इंक्रीज कर दी जाती है, एक्सटेंशन मिल जाता है कि गवर्नमेंट खुद से एक्सटेंड कर देती है कि नहीं 31 जुलाई के आगे कर दिया, लेकिन एज पर लॉ जो ड्यू डेट है वो क्या है 31 जुलाई। यानी अब मेरी बात समझिए, अगर आपके फूफा जी इनकम कमाते हैं 25-26 में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25 एंड 26, जितनी भी इनकम कमाते हैं उस पे उनको टैक्स कब तक भरना होगा? उनको भरना होगा 31 जुलाई 2026 तक। और टैक्स भरने के बाद उनको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, उसकी डेट भी यही होती है। सर अगर नहीं करते तो क्या होता? नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी तो खैर नहीं लगती, जनरली पेनल्टी लेट फाइलिंग की लग जाती है, लेट फाइलिंग की सेक्शन 234 एफ की पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे बाद में पेनल्टीज पेनल्टीज की, लेकिन उसके बाद भी हम भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? अच्छा, यहां तक तो नॉर्मल डेट है, उसके बाद अगर आप यहां नहीं कर पाए तो उसके बाद आप इस डेट तक भर सकते हो, ठीक है, 31/3/2027 तक। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको कब तक टैक्स भरना होता है? आपको टैक्स भरना होता है 31 जुलाई तक, ठीक है। और जिस दिन टैक्स भरते हो उसी दिन आप क्या भरते हो? इनकम टैक्स की रिटर्न भी आपको इसी डेट पे करनी होती है। तो यहां तक अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगता। लेकिन अगर इस डेट को आप चूक जाते हो तो उसके बाद भी आप अपना टैक्स भर के रिटर्न भर सकते हो, आपके ऊपर कोई अलग से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, उसकी डेट क्या है सर? उसकी डेट है 31 मार्च। 31 मार्च तक भी नहीं कर पाए, 31 मार्च 27 तक भी नहीं कर पाए, फिर आपके पास ऑप्शन चला जाएगा। फिर एक और ऑप्शन होता है, वो अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ आया? ये नहीं आया? ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज अगर आपको करूं तो सर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ सर? देखिए, प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर में असेसी अपनी इनकम को कमाता है, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कितनी इनकम है, मैं उसको असेसी कैसे बनाऊंगा, यानी टैक्स का बर्डन कैसे डालूंगा। और जिस साल में वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है, प्रीवियस ईयर के बाद वाला जो साल जिसमें वो टैक्स पे करेगा, अपनी रिटर्न फाइल करेगा, वो होता है उसका असेसमेंट ईयर। अब मजे की बात सुनो कि पूरे इनकम टैक्स में वो जब भी बात करेगा वो असेसमेंट ईयर में बात करेगा। जब भी बात करेगा किस में बात करेगा? असेसमेंट ईयर में। यानी कि इनकम टैक्स में जब हम अपनी आईटीआर भी फाइल करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो आईटीआर में भी क्या लिखा होता है? असेसमेंट ईयर। यानी अगर मैंने अपनी 25-26 की रिटर्न फाइल करी है, 25-26 की आईटीआर फाइल करी है, तो उसमें 25-26 नहीं लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा? असेसमेंट ईयर 26-27। क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ पूरा किस में बात करता है? असेसमेंट ईयर में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो असेसमेंट ईयर दे रहा है तो वो इनकम कौन सी कह रहा है? उससे पिछले वाले साल की इनकम की बात कर रहा है। अब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पे या हमारे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे क्वेश्चन में ये फर्क पड़ेगा, हमें सिर्फ एक साल की ही बात करनी है, आप पिछले साल आगे साल की बातें नहीं करनी है। यानी कि हमें वो एक साल की इनकम की डिटेल देगा, जैसे कि 25-26 की बहुत सारी डिटेल देगा। उस डिटेल के अकॉर्डिंग फिर हमें उसकी टैक्स की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इतना सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्या आपको समझ आ गया? अब इसको लिख लो आराम से, ठीक है। ये लिख लेना कि ये क्या है मेरा? सर ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये हो गया सर मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसको लिख लो। सेल्फ असेसमेंट समझ आया आपको? ठीक है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट के बाद वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, खैर हमें आगे भी पढ़ना ही है। जब मैं अपनी आईटीआर दे देता हूं तो गवर्नमेंट के पास, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी आईटीआर आती है। अब तो खैर ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ। उसमें से कुछ आईटीआर वो चूज करते हैं और वो देखते हैं कि इसने तो सेल्फ असेसमेंट करके बताया, हम भी तो इसकी असेसमेंट करें, यानी हम भी तो चेक करें क्या इसने सही बताया या नहीं बताया। तो वो होता है असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। वो अलग चीज है, वो हमारे कोर्स में भी ज्यादा नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ कितना है? हमारे कोर्स में दो पार्ट, देखिए इनकम टैक्स के दो पार्ट है वैसे। एक हिस्सा जहां पे एक इंडिविजुअल या पर्सन अपनी इनकम कमा रहा है, उस इनकम पे अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है और आईटीआर दे रहा है, ठीक है। अब यहां से काम किसका शुरू होता है? डिपार्टमेंट का। फिर डिपार्टमेंट उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करेगी, फिर देखेगी क्या गलती है नहीं है, ऐसे। तो एक पार्ट असेसी का, एक पार्ट डिपार्टमेंट का। तो जो असेसी वाला पार्ट है वो हमें पढ़ना है, खाली डिपार्टमेंट वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें आएंगी पर सारी नहीं आएंगी, ठीक है। बताओ समझ आया? चलिए लिख लिया ये, लिखिए नोट। इन
होल इनकम टैक्स एक्ट वी always use assessment year to denote the yearly income। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे अपनी आईटीआर भरनी है फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी 25-26 की रिटर्न भर दो, नहीं, मैं कहूंगा मेरी असेसमेंट ईयर 26-27 की रिटर्न भर दो। ठीक है, ऐसे इनकम टैक्स बात करता है। सर ऐसे क्यों, अब पता नहीं करता है। हाँ, नए वाले इनकम टैक्स में इसको चेंज करा गया है अभी। नए वाले में कहते हैं कि नहीं यार बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम प्रीवियस ईयर को ही लेके चलेंगे, ये तो एसएससी को लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वहां उन्होंने कुछ चीजें ठीक करी है। चलो ये हो गया। चलिए, तो ये देखिए मोदी साहब बता रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर होगा जिस साल में आप इनकम कमाओगे, यानी 20-21, अभी पता नहीं 20-21 आ गया इसमें, और असेसमेंट ईयर होगा उसका अगले वाला। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी जाती है, असेसमेंट ईयर पे उस इनकम की, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करा जाता है। लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद भी आप भर सकते हो, लेकिन कब तक जा सकते हो आगे तक, 31 मार्च तक, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। पर्टिकुलर कुछ केसेस में जा सकते हैं पर वो अभी हमें नहीं पढ़ना। क्लियर है इतना? आइए कॉन्सेप्ट नंबर 9। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए हमने कितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ डाले हमने, जिसकी हेल्प से हम इनकम टैक्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। टैक्स हमने पता कर लिया क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ गया ये रहा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने ये देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने ये जाना कि भाई टैक्स को चार्ज कैसे कराए, कोई कानून तो बनाया गया, तो जो कानून बनाया गया 1961, रूल है 1962, और बाकी फाइनेंस एक्ट चलता है हमारा। फिर कानून बनाने की पावर किसके पास है, ये हमें पता चला कि सर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लेजिस्लेटिव और करंट कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर इनकम टैक्स की बात होती है और कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी की बात होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वर्किंग, मतलब हायरार्की कैसी है, तो पता चला सबसे पहले तो सर फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद आते हैं मेरे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हाई अथॉरिटी है, जो लीड करते हैं, चेयरमैन 6 मेंबर होते हैं, ये आईआरएस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी जो बना है, कैसे बना है, एज पर द लॉ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई पर्सन कौन होता है, भाई पर्सन कितने टाइप के हैं सर, हमारे यहाँ पे 7 टाइप के पर्सन दे रखे हैं जिनसे हम टैक्स लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे एक और चीज मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, आईटीआर भरते हैं, तो आईटीआर डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर। यानी अगर आपके पास, मैंने बताया था ना, आपके पास अगर कोई अपनी रिटर्न भरवाने के लिए आता है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि भाई आप हो कौन, कौन पर्सन हो, क्या आप इंडिविजुअल हो, क्योंकि इंडिविजुअल की आईटीआर अलग है, कंपनी की आईटीआर अलग है, एचयूएफ उसकी आईटीआर अलग है। यानी कि पर्सन के ऊपर आईटीआर डिपेंड करती है। यानी अगर आप इंडिविजुअल हो तो उसके अंदर हमारी आईटीआर 1 या आईटीआर 2 जाती है, आईटीआर 3 भी जाती है। तो ऐसे करके हमारी आईटीआर अलग अलग बनी हुई है। क्लियर है? ठीक है, बाद में इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर मैंने आपको पॉइंट नंबर 7 में असेसी समझा दिया। असेसी वो हो गया जो लायबल होगा टैक्स भरने के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से, या तो वो टैक्स भरने के लिए लायबल होगा या फिर उसके अंदर कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होगा। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर वो हो गया जिस साल वो इनकम कमाएगा, जिस साल वो इनकम कमाएगा। और हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, हमारा असेसमेंट ईयर होता है जिस साल उस इनकम पे उसको टैक्स भरना होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9। बस लेक्चर खत्म होने वाला है, ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा जनरल रूल है कि भाई प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएगा और असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स पे करेगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो रूल है उसको तोड़ दिया। एक्सेप्शन वर्ड जब भी आएगा, याद रखना, एक्सेप्शन वर्ड जब भी आएगा पूरे इनकम टैक्स या कहीं पे भी लॉज में आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्शन का मतलब है इस रूल को तोड़ देना, उस रूल को तोड़ देना, दैट इज एक्सेप्शन।
तो रूल ये है, प्रीवियस ईयर में कमाएगा, असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स पे करेगा। पिछले साल कमाएगा, अगले साल उस पर टैक्स देगा। रूल को तोड़ना मतलब जिस साल कमाएगा उसी साल में टैक्स पे करेगा। यानी प्रीवियस ईयर में कमा रहा है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे बुक में लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल में तो उन्होंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए और वहां से उन्होंने कॉपी मार लिया। ठीक है, चलो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तो मतलब ऐसे कर रखा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि भाई इंडिया के अंदर आईपीएल है। अब आईपीएल में बहुत सारे फॉरेन के प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, तो जब वो आईपीएल में खेलते हैं तो क्या वो इंडिया में ही रह जाते हैं हमेशा के लिए? नहीं सर, वो इंडिया में नहीं रहते। क्या आईपीएल पूरे साल भर चलता है? सर पूरे साल भर भी नहीं चलता। तो कुछ टाइम के लिए आते हैं, खेलते हैं, इंडिया से पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। अब जरा समझो कि हम वेट करें कि देखो पूरे साल भर तुम इनकम कमा लो, उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे कितना कमाया। अब एक फॉरेनर है, क्रिकेटर है, इंडिया में आया, अब वो इंडिया में आके आईपीएल खेल रहा है, खेल खाल के अपना चला गया। अब हम वेट करते रह रहे हैं, साल खत्म होने दो फिर बात करेंगे, साल खत्म होने दो। अब साल खत्म हो गया, पता चला वो तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। अब हम उसको कैसे ट्रेस करें या कैसे पूछे, क्योंकि वो तो हमारी कंट्री छोड़ के चला गया है। तो इस केस में मतलब ऐसे कुछ केसेस होते हैं, वहां पे हमने एक्सेप्शन डाल दिया, इस रूल को तोड़ दिया। हमने कहा कि देखो यहाँ पे अगर ये रूल चलाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, हम उसको ये बोलेंगे कि देखो आप इंडिया में आए, इंडिया से इनकम कमाई, उस इनकम पे क्या करो, इसी साल हमें टैक्स दे दो, हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट वहां खत्म हो जाता है। तो ये रूल कब लगेगा, मतलब इस रूल का एक्सेप्शन कब आएगा? जब गवर्नमेंट को ये लगता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि अगर हम असेसमेंट ईयर की वेट करते रहे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें, या फिर वो बंदा हमारी पहुंच से दूर हो जाएगा। तो जिस साल का कमाएगा, यानी प्रीवियस ईयर में कमाएगा, प्रीवियस ईयर में ही उससे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। सिंपल रूल है, देखो सिंपल लॉजिक है भाई। इंडिया में रहने वाला तो नहीं भागेगा, इंडिया में रहने वाला तो जनरली नहीं भागेगा, तो उसको हम तुम कहते हैं कमाओ इनकम, वो बाद में दे देना, अगले साल दे देना। लेकिन जिसके बारे में पता है तो इंडिया का है ही नहीं या इंडिया छोड़ के जाने वाला है, तो उसको तो हम कहेंगे भाई जाने से पहले टैक्स दे दो, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। क्लियर है, इजी है। चलिए आगे, आइए मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखना शुरू करिए। आइए लिखिए, असेसी असेसी तो समझ आ गया आपको, हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम बट, ठीक है, इनकम पे टैक्स तो पे करेगा, बट व्हाट इज कंसीडर्ड एज इनकम। भाई इनकम किसको मानोगे एज इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भाई इनकम टैक्स एक्ट में इनकम किसको मानोगे? जैसे कि समझो जरा, समझो जरा, इनकम का मतलब जो आपने कमाया। अब जरा समझो, आपको, आप जो हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी कहीं से इनकम तो है नहीं। अब आपके पास पैसा कहां से आता है? सर हमें पैसा हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, पॉकेट मनी। कहीं की फिक्स होती है, कहीं की फिक्स नहीं होती, जब मांगते तब मिल जाते हैं। और बाकी जो मेरे जैसे गरीब लोग होते हैं वो हिसाब किताब में टाका मार के पैसा अपना जोड़ लेते हैं। यानी कि 100 रुपए का सामान के लिए भेजा, 90 का लाए या 80 का ले आए, 20 रुपए बचा लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम सर इनकम कमाते हैं, तो सर करप्शन भी यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, तो इनकम सर हमारी है नहीं, हमें तो जो पेरेंट्स देते हैं वो हमारी इनकम है। अच्छा सर, आपने ये भी बताया कि 2.5 लाख रुपए तक इंडिविजुअल के लिए, याद रखना सबके लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब सर अगर हमारी पॉकेट मनी 5 लाख से ऊपर हो जाए, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक पर्सन है, ठीक है, लिखना मत इसको, जिनका नाम है मुकेश भाई साहब, ठीक है, और ये खूब अच्छे खासे अमीर व्यक्ति हैं, और इनका एक बेटा है जिनका नाम है अनंत, अनंत भाई साहब, ठीक है। अब ये अच्छे खासे अमीर व्यक्ति है, ये अपने बेटे को पॉकेट मनी दे रहे हैं। कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं?
कहते हैं कि मैं इसको 10 लाख रुपए प्रति महीना, महीने के 10 लाख रुपए पॉकेट मनी देता हूं। तो 2.5 लाख रुपए से तो ज्यादा हो गए। अच्छा सर 2.5 लाख क्या है, ये तो पूरे साल भर के अगर हम कहें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाते हैं। उसकी पॉकेट मनी है सर साल भर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसको मिलेंगे साल भर के 1.2 सीआर, क्या ये इसकी इनकम है? बिल्कुल सर इसकी इनकम है क्योंकि इसके फादर से मिल रही है। क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए? हाँ सर लगना चाहिए क्योंकि ये तो इसकी इनकम है। तो अब यही हमें पढ़ना है कि सबसे पहले इनकम को तो डिफाइन करो कि इनकम मानेंगे किसको। समझा, बात समझ आई? भाई इनकम टैक्स एक्ट में जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे कि इनकम क्या है, तब तक हम कौन सी इनकम मानेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये इसकी इनकम नहीं है, एज पर इनकम टैक्स इनकम नहीं है। हमें देखने से तो लग रहा है इनकम है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स ये इनकम नहीं है। और इस 1 करोड़ 20 लाख पे इसको कोई भी टैक्स भी नहीं देना है। यानी कि बात समझिए मेरी, मैं दोबारा आपको समझाऊं। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि इनकम क्या है, क्योंकि सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैंने यहां बता दिया आपको कि इनकम पे टैक्स, इस वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये कौन है, ये हो आप, और आज आप बहुत ज्यादा खुश हो। क्यों खुश हो? क्योंकि सर आज आपकी शादी है, और जिससे आपकी शादी है वो पता नहीं क्यों दुखी है। ये ठीक है। क्या कह रहे हो सर, फील्डिंग सेट हो गई? अच्छा नहीं, फील्डिंग सेट नहीं हुई। ठीक है। और मजे की बात, आपको दहेज में, हाँ समझ गए, ड्रम मिल रहा है। चलिए मजाक कर रहा हूं, आइए। तो मान लेते हैं कि आज आपकी शादी है, और शादी में आपको क्या मिलते हैं सर? गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट कैसे मिलते हैं सर? गिफ्ट मिलते हैं अदर देन कैश, जिसको हम काइंड कहते हैं, और कैश में भी मिलते हैं। अब समझिए जरा, सुनील शेट्टी की बेटी की शादी हुई, उसमें करोड़ों रुपया उसको काइंड और कैश में मिला। किसी ने बंगला दे दिया, हाँ घर बंगला दे दिया, फ्लैट दे दिया, किसी ने कैश दिया भर भर के। तो ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ। लालू यादव की बेटी की शादी हुई, बहुत सारे अमीर अमीर लोग आए, बहुत सारे क्रिकेटर फिल्म स्टार आए, बहुत लोगों ने पैसा दिया। अब इनके पास, मान लेते हैं, लेट सपोज, एग्जांपल ले रहा हूं, रियल फिगर नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूं। लेट सपोज 100 करोड़ रुपए आपके पास जमा हो गए। कितने पैसे जमा हो गए? 100 करोड़ रुपए। लोगों ने आपको 100 करोड़ का गिफ्ट दे दिया। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये ड्रम भी तो है। हाँ ठीक है सर, हमारे रिलेटिव है ही नहीं ऐसे कितना दे। ठीक है, खा के चले जाते हैं, और लिफाफा खोलते हैं तो 101 रुपए, कह रहे 101 भी नहीं, 11 रुपए होते हैं। अच्छा मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए आपके पास जमा हो गए। तो क्या ये आपकी इनकम है? बिल्कुल सर इनकम है, पैसा आ गया। क्या इसके ऊपर आपको टैक्स देना है? सर इनकम में तो टैक्स भी देना होगा। अब मजे की बात, इनकम टैक्स कहता है नहीं, ये तो इनकम है ही नहीं, और इस इनकम पे टैक्स भी नहीं देना। वाह, यहां से होती है टैक्स की प्लानिंग, बाद में बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है, ये बताओ समझ आया? तो यानी कि सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए इनकम टैक्स में, या मुझे ये पता होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? क्योंकि जिस पे टैक्स लगेगा मुझे वो इनकम लेनी है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो इनकम नहीं लेनी है। तो इसीलिए इनकम टैक्स के लॉ में इनकम को 5 हेड्स में बांटा गया है। कितने हेड्स में? 5 हेड्स में बांटा गया है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। सर ये ड्रम भी, हाँ ये ड्रम भी मिटा दो, जिंदगी से मिटा दो इसको। चलिए लिखना शुरू करिए। आंसर, सेक्शन 224। मैंने बताया था सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बदलने वाले हैं। तो सेक्शन 224 कहता है कि इनकम इंक्लूड्स 5 हेड है। सबसे पहला, आप इनकम कमाओगे सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि जहां पे आप जॉब करते हो। ठीक है। अच्छा, फिर हो सकता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा रहे हो। सर हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम। ठीक है।
रेंट इनकम, यानी रेंट से इनकम कमा रहे हो। फिर हो सकता है आप बिजनेस करके भी कमा रहे हो, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, एक तो बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे कि आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, तो जब आप अपनी फर्म खोलोगे और अपनी फर्म में प्रोफेशनल कंसल्टेंसी या सर्विसेज दोगे, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, ये तो चलो बिजनेस हो गया, पढ़ाना तो बिजनेस है, पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मेरी फर्म है और कोई वहां पे मेरे से काम के लिए आता है, या मैं किसी को कंसल्टेंसी देता हूं, तो वो बिजनेस है, लेकिन वो प्रोफेशनल बिजनेस है। तो यहां पे आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अलावा चौथा हेड होता है सर हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने गोल्ड बेच दिया, एग्जांपल सेल ऑफ गोल्ड, या आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेच दिए, शेयर्स खरीदे 100 रुपए के, बेच दिए 200 रुपए के, 100 रुपए का प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन है, वो इनकम है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और पांचवा हेड जो है वो है अदर्स का, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, ये इनकम लिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी इनके अलावा जो बच जाएंगे उसको हम अदर सोर्सेस में डाल देंगे, जैसे कि सर बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, या अगर आपने शेयर्स वेयर्स खरीद रखे हैं और उस पे आपको डिविडेंड मिल जाए, ठीक है, या एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, मेरे अदर सोर्सेस में। किस में आते हैं, अदर सोर्सेस में। एग्जांपल, एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी के अंदर 5 करोड़, या सॉरी 7 करोड़ रुपए जीत लिए, तो वो जो 7 करोड़ आपने जीते उस पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन उसको क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बताओ समझ आया, ये नहीं आया? अब जरा समझिए ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, इसको लिख लो पहले तो, लिख लिया? अब जरा समझिए इसको क्यों जरूरी है, कि जब आपके फूफा जी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि मेरी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बना दो और मेरी रिटर्न फाइल करनी है, तो आप उनसे इनकम की डिटेल मांगोगे। तो कितनी इनकम की डिटेल मांगोगे, आप उनसे ये 5 हेड की डिटेल मांगोगे। आप उनसे कहोगे फूफा जी ये बताओ सैलरी से कितना कमाया, वो मुझे इंफॉर्मेशन दो, वो आपको बता देंगे। फिर आप उनसे पूछोगे क्या आपके कोई ऐसे मकान है, फ्लैट है, या कोई ऐसा फ्लोर है जो आपने किराए पे दे रखा हो और वहां से किराए की इनकम भी आ रही हो। फिर वो बताएंगे हाँ मेरे फ्लोर भी है, वहां से किराए की इनकम आती है। आपने कहा ठीक है, ये तो सैलरी हो गई, ये हमारा क्या होगा, किराए की इनकम हो गई। फिर उसके बाद फिर आप उनसे पूछ रहे हो क्या आपका कोई बिजनेस भी है, जॉब तो कर ही रहे हो पर कोई बिजनेस है। अब वो कह रहे हैं हाँ कि भाई हमारा जो घर है ना, घर के नीचे ही दुकान खोल रखी है परचून की, और वो परचून की दुकान पे वो है तो मेरी ही, पर मैंने किसी को बैठा रखा है वहां पे। तो मैं जॉब पे चला जाता हूँ और परचून की दुकान पे प्रोविजनल स्टोर पे किसी को बैठा के चला जाता हूँ, तो है तो मेरी, वहां से भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो यानी कि सैलरी से भी कमा लिया, हाउस प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम भी हो गई, परचून की दुकान से बिजनेस बिजनेस इनकम भी हो गई। फिर आप उनसे पूछोगे क्या पूरे साल भर में कुछ आइटम खरीदे बेची है आपने, कोई शेयर वेयर बेचे हैं, कोई म्यूचुअल फंड बेचे हैं, कोई गोल्ड बेचा है, या कोई कैपिटल एसेट, जनरली यहाँ पे कैपिटल एसेट होता है, क्या कोई कैपिटल एसेट बेचा है। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी अलग है, वो डेफिनेशन नहीं है आपकी जो अकाउंट्स में है, यहाँ पे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अलग है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हाँ कि मैंने इस बार ना अपने शेयर्स कुछ थे बहुत पुराने, तो वो बेच दिए थे। तो आप उनसे बोलोगे अच्छा बताओ खरीदे कितने के थे और बेचे कितने के, जो डिफरेंस होगा वो क्या है, कैपिटल गेन, तो ये भी इनकम है। फिर आप उनसे पूछ रहे हो कोई एफडी है जिसपे इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, या डिविडेंड मिल गया हो, या कोई आपको कोई अदर इनकम हो गई हो, इनके अलावा कोई अदर इनकम हुई हो, तो वो बताएंगे हाँ सेविंग अकाउंट है उस पर मिला, एफडी पे मिला। तो अब हम सारी इनकम को जोड़ोगे और फिर टोटल इनकम निकालोगे, फिर उस पर क्या कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे। यानी आप जब भी किसी की टैक्स कैलकुलेशन की बात करोगे तो ये पांचों हेड आपको पता होने चाहिए। अब मजे की बात, हमारे कोर्स में हमें पढ़ने ही ये पांचों हेड हैं, यानी कि ये 5 हेड जो है इनके ऊपर ही पूरे चैप्टर बेस है। यानी पहला चैप्टर आ जाएगा आपका, वैसे तो पहले तो नहीं, जब मैं शुरू करूंगा इनकम वाला, तो मेन चैप्टर सैलरी का, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। बस ये 5 हेड हमें पढ़ने हैं और इन 5 हेड के ऊपर ही आपका पूरा कोर्स बेस है।
अब मुझे लगता है आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो रही होगी चीजों की, इनकम टैक्स की, होगी ना? आइए चलिए, लिखिए, ये लिख लिया आपने? लिखिए, नोट, इन अवर सिलेबस, कॉमा, जो असेसी होगा वो कौन होगा? मैंने आपको बताया सर, वो होगा इंडिविजुअल, यानी मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? इंडिविजुअल की। एंड वी शैल लर्न, और हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सर हमारे कोर्स में हाउ, पॉइंट नंबर ए, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट हिज, यानी जो भी मेरा एसएससी है, मेल या फीमेल हो सकता है, हिज और हर टैक्सेबल। मैंने हिज और हर क्यों लिखा? क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है, बाकियों के लिए हिज और हर नहीं लगा सकता। हाउ टू कैलकुलेट हिज हर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल 5 सोर्सेस, ये जो 5 सोर्सेज हैं इससे। और हमें क्या पढ़ना है? इसके साथ हमें पढ़ना है सर एंड, पॉइंट नंबर बी, विल लर्न टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, यानी जो इनकम है उस इनकम पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो भी हमें निकालना सीखना है उस इंडिविजुअल के लिए। क्लियर है? ठीक है, आओ जरा मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो ये सारा काम कहां होता है सर, ये काम होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। देखिए यहां पे आ गया, ई फाइलिंग लिखते आ गया www.incometax.gov.in। जब मैं यहां जाऊंगा तो यहां पे कुछ ऐसे इंटरफेस मुझे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, अब इसमें मुझे सबसे पहले करना होता है लॉगिन। पहले लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, पर मेरा पहले से ही रजिस्टर्ड है। अब मैं यहां पे डालूंगा अपना पैन कार्ड। ठीक है, और फिर पासवर्ड। ये देखिए ऐसे ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। एक लिखा है डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथोराइज पार्टनर, यहाँ देखिए मेरा नाम भी आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, सर्विसेज, ये सारी चीजें होती हैं। पर अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हम जाएंगे ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे देखिए सबसे पहले आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब मैंने जो भी कमाया उसकी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है देखिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहां जाके मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता हूं। तो अभी मुझे फाइलिंग की बात नहीं करनी। नीचे उसके आ रहा है व्यू फाइल्ड रिटर्न, यानी कि मैंने अगर कोई पहले रिटर्न फाइल करी है तो यहां मुझे दिख जाएगी। यहां क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपको यहाँ पे मेरी पुरानी रिटर्न्स दिख जाएंगी कि मैंने असेसमेंट ईयर, देखो बाद में क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 25-26। अगर मैं असेसमेंट ईयर 25-26 की बात कर रहा हूं तो कौन से प्रीवियस ईयर की बात है, यानी कौन से साल में इनकम कमाई होगी? इससे पहले वाला कौन सा सर? 24-25। यानी मैंने आपको कहा ना कि इनकम टैक्स किस में बात करता है? असेसमेंट ईयर में। इनकम टैक्स किस में बात करता है? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा प्रीवियस ईयर है सर? ईयर होगा मेरा 24-25। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है व्यू। मैं इस पे जाता हूं डाउनलोड रिसिप्ट। ये देखिए रिसिप्ट आएगी यहाँ से। ये रिसिप्ट क्या होती है? जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर देता हूं ना, जब मैं अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूं, तो यहां से रिसिप्ट निकल कर आती है कि एक्नॉलेजमेंट होती है। देखिए यहाँ लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, कि भाई आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर लिखा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर, यानी कौन से साल में इनकम कमाई होगी सर? इनकम कमाई होगी 24-25 में। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आता है, नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। ठीक है, और ई फाइलिंग। अच्छा यहाँ पे देखिए ये लिखा है ITR 3। मैंने आपको बताया था ना ITR अलग अलग होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी होती है। मैंने कौन सी ITR भरी है? 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है कि करंट ईयर में कोई लॉस है, टोटल बिजनेस, एडजस्टेड प्रॉफिट, नेट पेबल टैक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो एक एक्नॉलेजमेंट है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जब मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी तो मैंने अपनी इनकम की डिटेल दी होगी। देखो जरा, इनकम टैक्स फॉर्म पे आते हैं।
ठीक है। इनकम टैक्स फॉर्म क्या होता है? फॉर्म में पूरी डिटेल होती है। देखिए यहाँ पे असेसमेंट ये लिखा हुआ है, फिर बाकी सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे, अच्छा एक चीज और दिखाऊं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या है रेजिडेंट? मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि मैं रेजिडेंट हूं। रेजिडेंट किसमें? इंडिया में, इंडिया का रेजिडेंट हूं। यहां पढ़ो क्या लिखा है, यू वर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा थे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा हुआ है। ठीक है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अगली क्लास में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ना है कि कब रेजिडेंट होगा कब नहीं होगा। तो एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हेन यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये सब मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं अपनी आईटीआर में भर सकता हूं। अब देखिए जरा, ये सब चीजें हम छोड़ के आगे बढ़े, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है। अब देखो इनकम की डिटेल की बात बताऊं, आओ जरा यहां देखिए, इनकम की डिटेल की बात बताऊं। सबसे पहले इसने क्या कहा, बैलेंस शीट और एज ऑन डेट, यानी बैलेंस शीट मेरे से भरवा रहा है। ये बैलेंस शीट क्यों भरवा रहा है? क्योंकि सर आपके पास 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम, बिजनेस प्रोफेशन। अब मैं एज अ प्रोफेशनल हूं, तो मेरी इनकम किस में काउंट होगी सर? प्रोफेशन में काउंट होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है? प्रोफेशनल है या बिजनेस कह सकते हो। तो ये भी किस में काउंट होगी सर? बिजनेस में। तो इसी वजह से जो मैंने अपनी रिटर्न भरी उसमें ये मेरे से क्या मांग रहा है? मेरी बैलेंस शीट की डिटेल मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट के बारे में बहुत सारी चीजें इसने लिखी है। फिर देखो ये आपसे कह रहा है कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग की डिटेल भरो, सेल ऑफ गुड सर्विस। ठीक है, अब देखो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं तो अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज की डिटेल भर देते हैं। फिर इसने मेरे से क्या पूछा, देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, भाई सैलरी की डिटेल दे दो। मैं सैलरी कमाता ही नहीं तो कहां से दे दूं सर? मेरे तो प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी देखो उसने आपसे अलग अलग हेड्स में चीजें पूछ रहा है कि बता दो सैलरी से कितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, बिजनेस प्रोफेशन से कितना कमाया। तो शुरू में बिजनेस प्रोफेशन दिया मैंने, फिर यहाँ सैलरी के बारे में पूछ रहा है, सैलरी में कमाता ही नहीं। फिर उसके बाद आगे देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम कितनी कमाते हो? तो मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो ये भी जीरो है। लेकिन आपको बात समझ आई कि 5 हेड की इनकम आपको पता होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे भर सको, और भरने के बाद ही तो अपना टैक्स कॉम्पिटिशन निकालोगे और अपनी आईटीआर फाइल कर पाओगे, टैक्स पे कर पाओगे। और क्या पूछेगा फिर? ये कैपिटल गेन भी पूछेगा। देखो यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन के बारे में पूछा, शुरू में भी पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा है, ये तो मैंने भर दिया होगा। फिर वो आपसे कैपिटल गेन भी पूछेगा। देखिए फिर आगे आ गया शेड्यूल कैपिटल गेन का। यहां पे मेरे से पूछ रहा है कि कैपिटल गेन में कोई इनकम कमाई थी, शेयर वेयर कुछ बेचे थे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल जो मेरी है शेयर्स म्यूचुअल फंड की, वो मैंने दे दी। उसके बाद देखिए लास्ट में आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए अदर सोर्स में क्या कर रहा है, डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम, ये सब चीजें जो है वो हमसे पूछता है कि भाई सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट से कितना कमाया आपने, इंटरेस्ट अक्रूड है, रेंटल इनकम ऑन प्लांट, ये अलग चीज को छोड़ दो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे बताओ कि आपको बात समझ आई कि जब मुझे किसी की भी रिटर्न फाइल करनी होगी तो मुझे क्या चाहिए होगा सर? मुझे ये पांचों हेड की इनकम की डिटेल चाहिए होगी ताकि मैं इनकी इनकम निकाल सकूं। इन इनकम को जोड़ के फिर मैं क्या निकालूंगा? टैक्स निकालूंगा। ठीक है, आइए लिखना शुरू करिए मेरे साथ। ठीक है, मान लेते हैं ये कौन है सर? ये है हमारे फूफा जी। फूफा जी की हम टैक्स की डिटेल, सबसे पहले तो इनकम की डिटेल चाहिए होगी, तो मैं यहां लिखूंगा इनकम। ये लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? लिख लेना डिटेल्स। तो मुझे कौन कौन सी डिटेल पूछनी है इनसे? मैं इनसे पूछूंगा सबसे पहले कि आप जॉब करते हो तो सैलरी की डिटेल दे दो। मान लेते हैं ये कहते हैं, अच्छा ये याद रखना ये पर एनम होगा। ये कहते हैं कि मेरी जो साल भर की सैलरी है वो 10 लाख रुपए है। फिर हम इनसे पूछेंगे क्या कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मतलब कोई रेंटल इनकम है या नहीं है? वो कहेंगे हाँ, 5 लाख रुपए की मेरी रेंटल इनकम भी आती है। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कोई बिजनेस है, यानी कि कोई बिजनेस से इनकम है? उन्होंने कहा मेरी एक परचून की दुकान है जहां से लगभग मुझे साल भर के 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, 10 लाख रुपए की तनख्वाह और 8 लाख रुपए बिजनेस से कमा रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हम पूछेंगे कि क्या कोई कैपिटल गेन हुआ था, शेयर वेयर कुछ बेचे हो, कुछ ऐसा? तो उन्होंने कहा हाँ, इस बार मैंने अपने शेयर्स बेचे थे जिससे मुझे 2 लाख रुपए का गेन हुआ, 2 लाख रुपए महंगे बेचे। फिर पूछेंगे उनसे कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, डिविडेंड कोई, या कोई इनाम विनाम जीत गया हो।
तो ये सारी इनकम्स को मैं क्या करूंगा सर, हाँ वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का मुझे ब्याज मिल गया, तो कुल मिला के मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी, मेरी टोटल टैक्सेबल, याद रखना ये टैक्स नहीं है, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स मुझे देना है। तो टोटल कितना हो गया सर, ये 25 लाख, इसको 50,000 कर दो, 25,50,000, ठीक है, ये लो। तो यानी इस इनकम पे टैक्स निकलेगा, अभी टैक्स निकालना नहीं है, इस इनकम पे टैक्स निकालना है। तो लिखिए मेरे साथ साथ, नाउ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, 1961 के अंदर एंड फाइनेंस एक्ट, क्योंकि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग निकलता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में और फाइनेंस एक्ट में जो भी बातें लिखी है उस अकॉर्डिंग हम इसका टैक्स निकालेंगे। आगे लिखिए, वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट these 5 heads of income, 5 heads of income and how to calculate taxable income, ठीक है। चलिए, तो ये लिख लीजिए, चैप्टर खत्म हो गया। अब आपके मॉड्यूल पे आ जाइए और मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिख लिया, आइए जरा मॉड्यूल पे आइए, आइए जरा पेज नंबर 12 पे आइए। पेज नंबर 12 आपके मॉड्यूल में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स, तो हमारा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, कस्टम ड्यूटी नहीं होता, डेवलपमेंट सरचार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, फालतू की चीज है, सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ, लगभग 99% आइटम्स खत्म हो चुका है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर सीजीएसटी, सॉरी जीएसटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि यूनियन गवर्नमेंट इंपोज करता है और कलेक्ट कौन करता है, सर कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टैंप ड्यूटी होता है, जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स नहीं है, कौन सा स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट, और जो इंपोज करता है यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टैक्सेशन द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस, यानी ज्यादा कमाओगे तो कम टैक्स लगेगा, तो ये रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रिग्रेसिव, ठीक है। कहीं देशों में ऐसा है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि जिससे कम कमाने वाले पे ज्यादा टैक्स लगता है, तो वो कहता है कि तुम कम कमा रहे हो ना, तुम ज्यादा कमाओ, क्योंकि तुम कम कमाओगे तो तुम पे ज्यादा टैक्स लगेगा, तो उसको मोटिवेट करा जाएगा कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो टैक्स कम लगेगा। बहुत देशों में है, कहीं। अच्छा, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के, इक्विटी, इलास्टिसिटी, ये सारे के सारे होते हैं। सीबीडीटी में कितने मेंबर होते हैं सर, सीबीडीटी में एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा 6 मेंबर और होते हैं। सीबीडीटी किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है सर, सीबीडीटी जो बना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग बना है। और इनकम टैक्स पहले कब लगाया था इसकी जरूरत नहीं है, आई थिंक 1860 में लगाया था, ठीक है। अच्छा सी, हाँ ठीक है आंसर, बताओ समझ आया। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी बेसिक बातें सिखाई, बहुत इजी मैं लेके चल रहा हूं, अभी ज्यादा हैवी नहीं कर रहा। अगली क्लास के अंदर हम और भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और भी चीजें हम इसमें देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर उसकी टैक्सेबिलिटी में इंपैक्ट आता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं कि भाई एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इंडिया में आया खेलने के लिए, अब उसकी इनकम तो वर्ल्ड में सब जगह है, वो बहुत जगह पे जाता है, अपना काम वाम करता है,
तो कौन सी इनकम पे टैक्स इंडिया में लगेगा और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो पढ़ेंगे अगली क्लास में। मुझे बताओ यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा अपना ग्रुप तो बना हुआ ही है व्हाट्सएप का, उस पे आप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो वो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, इनकम टैक्स का हमारा जो ग्रुप बनेगा, और वहां पे भी आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको मॉड्यूल में से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल से उठाऊंगा। अलग से कोई क्वेश्चन उठाऊंगा तो मैं आपको उसका लिंक यानी डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ पढ़ना है, जितना मैंने लिखवाया है उतना ही पढ़ना है, और कुछ मॉड्यूल में से इधर-उधर मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, बहुत सारी चीजें इधर-उधर दे रखी है। हम एक-एक करके एक-एक चीज को लेके चलेंगे। अगली क्लास देखने से पहले आप जितना मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है, वो ज़रूर-ज़रूर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही लाइफ को एन्जॉय करिए और अच्छे-अच्छे काम करिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और जय हिंद।